अध्याय 43 निःशब्द। उसकी बांह पर महसूस हुआ अत्यधिक दर्द असहनीय था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टूटी हुई दरारें वापस जुड़ रही हों। वह आवाज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सांस रोके रखी। जब उसने सुना, मैंने कुछ समय पहले उसकी आवाज़ सुनी थी, अनदेखा करना पड़ा। ये ईशान था। यह अभी भी मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। प्रवीण को उसे ले जाने देना और यहाँ तक कि उसके बाल भी इस तरह खींचने देना। वह उसका शरीर नहीं है, तुम जानते हो। तो इसका मतलब है कि उसकी कोई योजना है। इसीलिए उसने उसे फिरेरिया ले जाने दिया। नहीं, वह बस अग्नि जादूगर का पूरा नज़ारा देखना चाहती थी। वह अब तक हवेली में वापस आ चुकी होगी। उसने एक इंसान पर कब्जा कर लिया। आपके तोते का पूरा नज़ारा पाने के लिए इतनी तकलीफ उठाए। चले जाओ, आगंतुकों का ध्यान रखो। हाँ, आपको आराम करना चाहिए। फिर उसने दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ सुनी। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? ईशान ने अचानक पूछा। रुको, क्या उसे पता था कि वह जाग रही है? इशिता ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये समझ नहीं पा रही थी कि वह ईशान से क्यों हैरान थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने पूछा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर ईशान को उसकी सामान्य अवस्था में देखने के लिए, जो हमेशा की तरह सुंदर लग रहा था, अपने हाथ जेबों में डालकर खड़ा था। देर रात हो चुकी थी और वह वापस ईशान के कमरे में थी, जो अभी भी ठंडा था। ये काफी निराशाजनक था। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, अजीब भावनाओं से चमक रही थीं। जवाब दो, उसने फुसफुसाया। इशिता ने उस पर भौहें चढ़ाई और बैठ गई, अपने शरीर पर चादर को धकेलते हुए। उसने अपने पेट को छुआ और कोई दर्द महसूस नहीं किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पेट को बार बार दबाया, इससे पहले कि उसकी नज़र अपनी बांह पर पड़ी, ये देखने के लिए कि वह पहले की तरह जली हुई नहीं थी। उसके घाव ठीक हो गए थे। वह मरी नहीं थी। उसने जोरदार तरीके से अपने शरीर की जांच की और अकड़कर अपनी नज़र ईशान की ओर घुमाई, जिसकी भौहें उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य से उठी हुई थीं। कैसे? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कुछ हद तक ठीक कर सकता हूं। उसने उसे बाधित किया और बिस्तर की ओर चला गया, अप्रत्याशित रूप से उसके करीब झुक गया। तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं है, उसने फुसफुसाया और उसकी कलाई पकड़ ली, उसकी हथेली को घूरते हुए। सिवाय इसके, उसने अपनी हथेली पर निशान का उल्लेख करते हुए जोड़ा। इशिता ने सख्त घूंट लिया और अपना हाथ झटके से दूर कर लिया। दूर रहो। वह रुकी और एक गहरी सांस ली। मैं कितनी देर से बेहोश थी? उसने पूछा। एक पूरा दिन, ईशान ने लापरवाही से जवाब दिया, अपना चेहरा दूर किया और उसके बगल में आराम से बिस्तर पर बैठ गया। इशिता ने एक बार फिर गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना पेट कसकर पकड़ लिया। उसे उस दर्द की याद आई जो उसने अपनी तलवार के उसके शरीर से गुजरने पर महसूस किया था, वह तलवार जो उसके अपने पिता ने पकड़ी हुई थी। अलविदा मेरी प्यारी इशिता, उसकी आवाज़ उसके सिर में गूंजी, जिसके बाद वह दृश्य आया जिसमें ईशान ने उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया था। वह हाँफ गई, उसकी आंखें चौड़ी खुल गईं। मुझे सब बताओ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। संभव नहीं, ईशान ने गंभीरता से जवाब दिया। इशिता ने उस पर गहरी भौहें चढ़ाईं। और ऐसा क्यों? मेरा घर तबाह हो गया है। मेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की। तुमने तुमने उन्हें मार डाला। उसने उस पर चिल्लाया और दूर हट गई, बिस्तर छोड़ने की चाहत में, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया ताकि वह उस पर गिर जाए। इशिता हाँफ गई क्योंकि उसकी बांह ने उसकी कमर को लपेट लिया। वह उसकी गोद में बैठी थी, अपनी सांस रोके हुए थी, उसकी आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं जैसे कि उसकी आत्मा की तलाश कर रही हों। तुम सुंदर हो, तुम्हारी आंखों में नफरत का कोई निशान नहीं है। तुम इस बात से नाराज नहीं हो कि मैंने उन्हें मार डाला, तुम सिर्फ इस बात से नाराज हो कि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की, ईशान ने धीरे से कहा। वह सही था, वह अपने पिता से नाराज थी, उससे नहीं। उसने उसे चाकू मारा और उसने उसे अलविदा कहा। उसने उसे मारने की कोशिश की। ईशान ने अपना सिर एक तरफ झुकाया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या तुम अब मुझसे नफरत नहीं करती? उसने पूछा और उसकी आंखें तुरंत चांदी से चमक उठीं। इशिता थोड़ी देर के लिए खो गई। वह उसकी आंखों में लालसा देख सकती थी क्योंकि वे धीरे धीरे अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? वह हकला गई, असुरक्षित थी कि क्या हो रहा था। उसे अपने राज्य का शोक मनाना चाहिए था और उससे सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन उसकी नज़र और वर्तमान माहौल ने उसे सब कुछ भुला दिया। वह वासना या कमजोरी महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे उसे हमेशा के लिए अपनी बाहों में रखना चाहिए। क्या? उसने धीरे से विस्मय किया और अपनी गर्दन को छुआ, केवल ये जानने के लिए कि निशान अभी भी वहीं था। निशान नहीं, ईशान ने धीरे से कहा क्योंकि उसने उसके गाल से एक आंसू पोंछा। ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो जो तुम्हें रुला दे, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, मैं वादा करता हूँ, ईशान ने आश्वासन देते हुए कहा, जिससे इशिता तेजी से पलकें झपकने लगी।
क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसने अप्रत्याशित रूप से पूछा। क्या? ईशान घबराया हुआ लगा। इशिता ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और भ्रम से अपना चेहरा दबाया। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, ईशान रेगोस, उसे कहना पड़ा। ईशान ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 2 दिनों में, उसने अचानक घोषणा की। क्या? इशिता ने परेशान होकर पूछा। हम यात्रा पर जाएंगे, उसने खुद को प्रकट किया और उसके चेहरे से उसका हाथ खींच लिया। इशिता उसे आश्चर्य से देखती रही, जबकि वह उसे एक शांत अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था, पहले की तरह ठंडा या उबा हुआ नहीं। क्या हो रहा है? उसने जोर से पूछा। ईशान के होंठ फड़फड़ाए और वह उसके करीब झुक गया, जिससे उसे हाँफ मिली। प्रिय तोते, तुम्हारे पास मुझे मारने का अब कोई कारण नहीं है, लेकिन मेरे पास है एक बड़ा कारण, लेकिन तब तक मैं चाहूंगा कि हम फिर से शुरुआत करें। जब उसने ये कहा तो इशिता की आंखें फड़क उठीं। क्या? वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने अपने जीवन में इतना परेशान कभी महसूस नहीं किया था। बस दूसरे दिन, वह अपने राज्य को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रही थी। उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की, और प्रवीण, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग मुझसे और केवल मुझसे भरा रहे, मेरे प्यारे तोते, ईशान ने उसके विचारों को बाधित किया। इशिता ने भौहें चढ़ाईं। मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, मैं अपने सवाल पूछना चाहती हूँ और तुम्हें उनका जवाब अभी देना होगा। वह चीखी। ईशान की आंखें एक चांदी के सरीसृप जैसी आकृति में बदल गईं। मैं तुम्हें कैसा महसूस कराता हूँ? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ ज्यादा कर्कश थी, जिससे इशिता की रीढ़ में रोमांच दौड़ गया। क्या? इशिता की आवाज़ कांप रही थी। तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो, उसने शांत तरीके से जवाब दिया। इस ठीक पल में नहीं, ईशान ड्रेगोस, उसने अजीब तरीके से कहा। उसने चाहा कि वह दिमाग पढ़ सकती ताकि वह ये पता लगा सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस ठीक पल में मैं तुम्हें कैसा महसूस कराता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ गहरी और मोहक थी, जिससे उसका दिल उसके गले तक पहुँच गया। कुछ नहीं, वह हकला गई। वह उसके दिमाग से खेल रहा था। उसे कठोर होना होगा। नहीं, 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 मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन तुम मेरे दिमाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को हटाने वाले नहीं हो। जब ईशान के होंठ उसके होंठों पर टकराए तो उसका दिमाग खाली हो गया। उसने उसके निचले होंठ को पकड़ा, चूसा और काट लिया, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। इशिता ने इसका विरोध नहीं किया। वह कैसे कर सकती थी जब उसके होंठ एक नशे की लत वाली दवा की तरह स्वाद ले रहे थे। उसका चुंबन आक्रामक था और उसे पागल कर रहा था। जैसे ही वह चुंबन का जवाब देने वाली थी, वह पीछे हट गया और मोहक ढंग से पूछा। इस ठीक पल में मैं तुम्हें कैसा महसूस कराता हूँ, तोते? निःशब्द, इशिता ने हाँफते हुए जवाब दिया। अध्याय 44। मुझ पर विश्वास करो। उसकी आंसुओं से भरी पन्ना आंखें इच्छा और भ्रम से टिमटिमा रही थीं, जिनमें से कोई भी निशान से नहीं आया था। वह भड़की हुई थी, कमजोर थी और सामान्य से अधिक पीली थी। उसके गाल गुलाबी थे और उसके होंठ कांप रहे थे। ईशान खुद को समझ नहीं पाया, लेकिन वह उसकी ओर आकर्षित था और उसे हमेशा के लिए पकड़ना चाहता था। ठीक उसी क्षण, जब राय बहादुर ने उसे चाकू मारा, वह अपनी अंधेरी अवस्था में था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका दिल, जिसे शाश्वत रूप से जमा हुआ माना जाता था, एक धड़कन चूक गया और उसने अपने जीवन में पहली बार डर महसूस किया। वह महिला उसे ऐसी चीजें महसूस करा रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। ये निराशाजनक था। तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? उसने निराशा से पूछा और इशिता, जिसने सोचा था कि उनके बीच सब कुछ शांत हो गया है, भौहें चढ़ाई। माफ़ करना, उसने नाराज़ होकर पूछा। तुमने सच में सोचा था कि चूंकि तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई कारण नहीं है, तुम इस शादी को तोड़ दोगी, है ना? ईशान ने कठोर आवाज़ में पूछा। इशिता ने उसे खाली देखा। क्या? हाँ या नहीं? हाँ, इशिता चिल्लाए और उससे दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर के चारों ओर उसकी बाह ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसे संघर्ष करना पड़ा, जो उसने अपनी छोटी सी ताकत के साथ किया, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाल खुरदुरे हो गए। वह हताशा में चीखी, उसके कंधों को पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये सज़ा पाऊं? मैंने क्या किया? वह रोई और अपना दिल हल्का किया, अपना चेहरा उसकी छाती में दबा लिया। वह विश्वास नहीं कर सकी कि उसके पिता ने उसे चाकू मारा था। उसके अपने पिता ने। ईशान का हाथ उसके बालों को सहला रहा था जब उसने फुसफुसाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे पास हो। वह जम गई और उसकी छाती से दूर हट गई। उसकी निगाहें उसके चेहरे और उन पलक न झपकने वाली बर्फीली नीली आंखों पर टिकी थीं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसने सिसकते हुए पूछा। नहीं, ईशान ने सीधे चेहरे और गंभीर आवाज में जवाब दिया।
क्या तुम जानते हो कि उन्होंने मुझे चाकू क्यों मारा? इशिता ने पूछा। हाँ, उन्होंने मुझे चाकू क्यों मारा? उसकी आवाज़ टूट गई। क्योंकि वह तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि एक नकली हैं, ईशान ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। इशिता ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके चेहरे पर एक विशाल मस्सा हो। यह क्या बकवास है? उसकी अकेली भौं ऊपर उठी। अगर तुम चाहो तो मुझ पर विश्वास मत करो, उसने फुसफुसाया और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। मैं तुम्हें ऐसे पकड़ना चाहता हूँ। उसने अपनी पीठ को बिस्तर के बोर्ड पर आराम दिया। तुम मेरी बाहों में सो सकती हो ताकि तुम्हें कोई दुर्स्वप्न न आए या सोते समय चलकर मर न जाओ, उसने फुसफुसाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इशिता हिचकिचाते हुए उसकी कठोर छाती पर आराम से लेट गई। उसकी आवाज़ उसके सिर में गूंजती रही। वह तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि एक नकली हैं। अगर वह सच कह रहा है तो क्या इसका मतलब है कि वह पहले दिन से ही तुमसे ईर्ष्या करता रहा है? हाँ, ईशान ने उसे बाधित किया। इशिता को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा। मैं ये पूछने जा रही थी कि क्या मुझे गोद लिया गया है, लेकिन तुम्हारे शब्द वास्तव में कोई मतलब नहीं रखते। वह चिल्लाए। ईशान गहराई से हंसा, उसकी छाती कंपित हुई जिससे इशिता कांप गई। इतनी बेवकूफ़, उसने ताने मारे। इशिता को नहीं पता था कि वह सब कुछ होने के बाद भी उसकी बाहों में क्यों थी। उसे नफरत करनी चाहिए थी, चीखना चाहिए था और उसे दूर धकेलना चाहिए था, लेकिन वह उसकी बाहों में आरामदायक थी। तुम जानती हो? ईशान ने अचानक फुसफुसाया। क्या? इशिता ने छोटी आवाज़ में पूछा। तुम्हें कब से पता था कि वह तुम्हारे पिता नहीं हैं? ईशान ने अचानक पूछा और इशिता झटके से जम गई। कैसे? इशिता मुश्किल से बोल पाए। ईशान फिर से हंसा और आह भरी। कोई भी सामान्य प्राणी तुरंत समझ जाएगा, तोते। तुम इस बात से हैरान नहीं हो कि वह तुम्हारे पिता नहीं हैं, भले ही तुम इस बात से परेशान हो कि वह अब जीवित नहीं हैं। तुम हैरान नहीं हो और तुमने मुझ पर हमला नहीं किया है। उसने आसानी से बात की और अंत में फिर से हंसा। इशिता ने गहरी सांस ली, उसकी खुशबू ताज़ी और ठंडी, सर्दियों के मौसम की तरह। मुझे उस दिन पता चला, उसने फुसफुसाया। फ्लैशबैक। उसके पिता की हालत के बारे में सोचते हुए उसका दिल भारी था। 9 पूंछों वाली लोमड़ी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से काटा था। उसे उन्हें ढूंढने की ज़रूरत थी। इससे पहले कि प्रवीण और ईशान एक युद्ध शुरू करते, उन्हें क्रेडिया से बाहर निकलना होगा। जैसे ही वह कुछ कमरों की ओर जाने वाले गलियारे में दाखिल हुई, उसने अपनी चाची लीना के कमरे के करीब आने पर कुछ आवाज़ें सुनी। वह यहाँ है और प्रवीण जल्द ही आ जाएगा, उसने राय बहादुर को लीना से धीरे से बात करते हुए सुना, जिसने अविश्वास में खींची की। इशिता की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह उस दिशा में दौड़ी और कमरे के प्रवेश द्वार के बगल में खड़ी हो गई। मैं समझ गई, उसने लीना को हंसते हुए सुना। तुम मेरे साथ चल रही हो? राय बहादुर गरजा। इशिता कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह उसके पिता थे। वह बहुत अलग लग रहे थे। वहाँ हत्याएं क्रूर हैं। हम प्रवीण के साथ फेरेरिया जाएंगे, उसने जारी रखा। मैं तुम्हारे जैसे घिनौने आदमी के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। उसने लीना को चीखते हुए सुना और अगली चीज जो उसने सुनी वह थी थप्पड़। साधु बनने का ढोंग मत करो, राय बहादुर ने उस पर गुर्राया। तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? ये राज्य नष्ट हो जाएगा। लीना ने उस पर चीखा। क्या मैंने कभी परवाह की है? क्या तुमने कभी चिंता की है? याद रखो कि तुम धोखेबाज हो, राय बहादुर ने लीना पर चिल्लाया। जैसे ही लीना चीखी, ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। वे आ गए हैं, चलो। इशिता राय बहादुर को करीब आते हुए सुन सकती थी और प्रवेश द्वार से दूर भागी। उसे बहलाना था ताकि वह लीना को पीटना बंद कर दे और उसे फेरेरिया जाने से रोके। पिताजी, 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 आप कहाँ हैं, पिताजी? वह चीखी। उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज गई। वह स्थिर रही, अपनी पीठ को दीवार पर आराम देते हुए जब उसने राय बहादुर को हताशा में आह भरते हुए सुना। वह मरी क्यों नहीं? उसे तुम्हें ढूंढने मत देना या तुम दोनों मेरी हाथों से मर जाओगे। उन शब्दों ने इशिता को हैरान कर दिया। जब उसने उसे कमरे से बाहर आते देखा तो वह तुरंत दूसरी दिशा में भाग गई। फ्लैशबैक समाप्त। उसके बाद मैंने उन्हें फिर से ढूंढने का फैसला किया, लेकिन चाची लीना का सामना करने के लिए कमरे में वापस नहीं गई। इशिता की आवाज़ दर्द से कस गई। तुम्हें धोखे की आदत हो जाएगी। ईशान ने अपनी पकड़ उसके चारों ओर कस दी, जिससे उसे उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस हुआ। इशिता की आंखें भर आईं और आंसू उसके गालों पर बह निकले। तुम मुझे धोखा दोगे? इशिता ने फुसफुसाया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूं? नहीं, इशिता ने सिसकते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तोते, ईशान ने आश्वासन देते हुए फुसफुसाया और उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा पकड़ा, उसके अंगूठों से उसके आंसू पोंछे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, इशिता ने झूठी मुस्कान दी, उसकी आंसुओं से भरी आंखें दर्द को उजागर कर रही थीं।
ईशान मुस्कुराया, एक मुस्कान जिसने उसके गालों के गर्दों को बाहर लाया, और उसने कहा, मुझ पर विश्वास करो। अध्याय 45। सब कुछ। मेरी रानी। इशिता अपनी नींद से जाग गई जब उसने एक परिचित आवाज़ को जोर से पुकारते सुना। उसने जम्हाई ली, अपनी बाहें फैलाईं और मुस्कुराई क्योंकि उसे याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसे अच्छी नींद आई थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो ईशान का कोई निशान नहीं था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन उत्सुक थी ये देखकर कि कमरा सामान्य से अधिक उज्ज्वल था क्योंकि पर्दे खिड़कियों से हटा दिए गए थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मेरी रानी। रीता ने फिर से पुकारा। अंदर आओ। इशिता ने जम्हाई ली और अपनी नज़र दरवाजे की ओर घुमाई जो तुरंत खुल गया, रीता को प्रकट करते हुए जो उसे देखकर राहत महसूस कर रही थी। आप जाग गई हैं। रीता ने विस्मय किया। इशिता ने उसे देखा, उसे याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने बात की थी तो उसने रीता को कैसे दुख पहुंचाया था। मुझे माफ़ करना रीता, मैं। उसने आह भरी। कोई बात नहीं मेरी रानी, आपके सामने बहुत समस्याएं हैं। ये पूरी तरह से समझने योग्य है, रीता तेज मुस्कान के साथ बीच में बोली। इशिता ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। मैं इसकी सराहना करती हूँ। ईशान कहाँ है? उसने पूछा। उनके महाराज भोर से पहले चले गए, रीता ने तुरंत जवाब दिया। इशिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह भ्रमित थी कि वह हमेशा बाहर क्यों रहता था और शायद ही कभी अपने कमरे में सोता था। उसे अपने कई सवालों के जवाब देने के लिए उसकी ज़रूरत थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वे अपनी यात्रा पर कहाँ जा रहे थे। वह बता सकती थी कि रीता चिंतित थी। रीता उसे घूर रही थी जैसे कि वह एक आवारा प्यारा जानवर हो जिसे वह गोद लेना चाहती थी। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि क्या हुआ, इशिता ने धीरे धीरे बात की। आप दुखी होंगी, आपका राज्य, आपका परिवार चला गया। इशिता ने एक छोटी सी हंसी छोड़ी क्योंकि रीता रोने वाली थी। मैं ठीक हूँ, उसने आह भरी, सभी नकारात्मक विचारों को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए। रीता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने आपको पिछली रात देखा। आपके अंदर से इतना खून निकल रहा था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कांप गई। इशिता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने मानसिक रूप से खुद को थप्पड़ मारा कि उसने पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया। क्या ईशान ने तुम्हें मेरे कपड़े बदलने के लिए बुलाया था? उसने सख्त घूंट लेते हुए पूछा। रीता ने नकारात्मक में सिर हिलाया। नहीं। इशिता की आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग अपनी जगह से बाहर निकल गईं। ईशान ने उसे नहलाया था और उसके कपड़े बदले थे। इशिता लगभग बेहोश हो गई, लेकिन इसके बजाय उसने एक तकिया लिया, उसमें अपना चेहरा दबाया और एक दबी हुई चीख निकाली। रीता, जो ये देख रही थी, घबराकर मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता सुधर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। इशिता का दिन शांत रहा। उसने स्नान किया और एक साधारण गाउन पहना क्योंकि उसका कमरे से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। उसने रीता से नाश्ता कमरे में लाने के लिए कहा और जी भर कर खाया। थोड़ी देर बाद वह उस ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बालकनी में गई जिसने उसे कांप दिया। अप्रत्याशित, उसने खुद से बड़बड़ाया, ईशान का जिक्र करते हुए। बहुत कुछ हुआ था और इतनी सारी चीजें उसके सामने प्रकट हुई थीं, भले ही उनमें से अधिकांश भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाती थीं, जैसे ईशान और प्रवीण के शब्द। इशिता का दिमाग उस महिला की छवि पर चमक उठा जिसे वह बालों से खींच रहा था, और उसने उसे न बचा पाने के कारण अपने दिल को भारी महसूस किया। इशिता ने आह भरी और सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि उसके साथ क्या गड़बड़ थी। वह वापस अंटिका में क्यों थी? उसे उसकी बाहों में इतना आराम क्यों महसूस हो रहा था? उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मारने के बाद भी उसे अचानक उसके लिए नर्म दिल क्यों महसूस हुआ? वह वास्तव में उसे समझना चाहती थी। जब उसके पिता ने उसे चाकू मारा तो ईशान एक अंधेरी अवस्था में था, लेकिन उसकी आंखें बर्फीली नीली थीं और उनमें दर्द था। लेकिन फिर वे अपने नीले चीरे के रूप में वापस आ गईं, जिसमें एक अंधेरे अकेले शून्य के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। क्या हो रहा है? उसकी आंखें महल के सामने विशाल जमे हुए जंगल पर टिकी रहीं जब उसने बड़बड़ाया और अपनी गर्दन को सहलाया। उसने एक भारी आह छोड़ी और अपनी गर्दन के उस हिस्से को चुटकी ली जहां ईशान ने काटा था, लेकिन काटने का निशान महसूस नहीं हुआ। वह हाँफ गई और घूम गई, अंदर भागकर आईने में देखना चाहती थी। उफ! वही ईशान से टकराई जो तब से उसके पीछे खड़ा था जब से वह विचारों में खो गई थी। उसने उसे कंधों से पकड़ा और अपनी आंखें उस पर सिकुड़ी क्योंकि उसने एक कदम पीछे लिया। निशान अभी भी वहां है, उसने फुसफुसाया और उसने उसे खाली देखा। लेकिन मैं इसे महसूस नहीं कर सकती। उसने इस बार निशान महसूस करते हुए अपनी गर्दन को फिर से छुआ। ईशान के होंठ फड़फड़ाए और उसने अपनी आंखें घुमाईं, उसके कंधों को छोड़ दिया। तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो, उसने कठोर लहजे में बात की। इशिता ने खींची की और अपनी बाहों को अपनी छाती पर पार किया। क्या तुम मुझसे पसंद करने की उम्मीद करते हो?
उसने भौहें चढ़ाते हुए फिर से पूछा। ईशान ने उसे देखा, उसकी चांदी जैसी आंखें चमकीं और उसने जवाब दिया। हाँ। इशिता की आंखें आश्चर्य से फड़क उठीं और उसने उसे विस्मय से देखा। क्या? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारा द्वेष उतना मजबूत नहीं है जितना पहले था, इसीलिए तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हें मुझ पर अपने आकर्षण से परेशान होना चाहिए, लेकिन ये सब निशान का काम है, ईशान ने लापरवाही से समझाया, फिर घूम गया और कमरे में दाखिल हुआ। इशिता अचल रही, हैरान थी। क्या आकर्षण निशान के कारण है? लेकिन मुझे वासना उत्प्रेरण नफरत महसूस नहीं हो रही है, उसने खुद से छोटी आवाज़ में कहा, फिर कमरे में भाग गई और बिस्तर के बगल में बैठे राक्षस पैंथस को पाया, और ईशान, जो बिस्तर पर बैठा था, 9 पूंछों वाली लोमड़ी उसकी गोद में थी और वे एक डरावनी घूरने की लड़ाई कर रहे थे। ईशान, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तोते, ये कुछ नहीं बदलता। ईशान ने अपनी 9 पूंछों वाली लोमड़ी के साथ आंख का संपर्क तोड़े बिना उसे बाधित किया। इशिता भ्रमित थी और वह भ्रमित होने से तंग आ चुकी थी। क्या बदलता है? ये तथ्य बदलता है कि मैं तुम्हारा अग्निकोर लूंगा, तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी, और मैं तुम्हारा दिल लूंगा। जब ईशान ने अप्रत्याशित रूप से जवाब दिया तो इशिता हैरान रह गई। क्या? उसने ऊंची और स्तब्ध आवाज में पूछा। ईशान के होंठ एक धूर्त मुस्कान में मुड़ गए, जैसे 9 पूंछों वाली लोमड़ी ने पलक झपकाए। तुमने मुझे सुना, तुम बहरी नहीं हो, उसने मजाक किया और स्नोफ्लेक को बिस्तर पर रखा इससे पहले कि वह खड़ा हुआ और इशिता की ओर चला गया, जिसने उसके शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। मैं नहीं हूं, वह चिल्लाए और हाँफ गई क्योंकि उसने अपना चेहरा उसके करीब झुकाया। अच्छा, वह गहराई से हंसा, जिससे उसकी त्वचा पर एक बीमारी की तरह रोमांच के दाने निकल आए। तुम मेरी प्यादी और मेरी पत्नी हो, लगभग एक खिलौना, लेकिन मैंने तुम्हें एक प्यादी के रूप में रखा। एक गहरी फुफकार के साथ वह रुका और उसकी ठोड़ी को पकड़ा। प्यादे अपने खिलाड़ियों को अजीब महसूस नहीं कराते, लेकिन तुम कराती हो। तुम मुझे मौके पर ही तुम्हें निगलने की इच्छा कराती हो, और तुम मुझे तुम्हारी साटन जैसी त्वचा को सहलाने की इच्छा कराती हो। वह रुका, अपने होठों को उसके कान की ओर मोड़ते हुए, और मोहक ढंग से फुसफुसाया। चिंता मत करो, तुम्हें नहलाते समय मैंने खुद को रोका था, लेकिन मैंने सब कुछ देखा। अध्याय 46। अति सुरक्षात्मक मीरा। इशिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लगभग उसके बालों जितना चमकीला। उसकी आंखें फड़क उठीं, उसके होंठ कांप उठे, और वह नाटकीय रूप से चीख पड़ी। अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया। नहीं, 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 दूर रहो, दूर रहो। वह गुस्से में चिल्लाए और उससे कुछ कदम दूर हट गई। उसकी उपस्थिति ने उसके शरीर को गर्म महसूस कराया, और उसकी आवाज़ और शब्दों ने इसे और भी गर्म महसूस कराया। ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब नहीं है, यही तुम उगल रहे हो। उसने उस पर चिल्लाया और अपनी आंखें खोल दीं। ईशान ने सिर हिलाया, उसकी रीढ़ एक धूर्त मुस्कान से ठंडी हो गई। क्या ऐसा है, तोते? उसने पूछा, उसकी आवाज़ ज्यादा कर्कश और उसकी अभिव्यक्ति भयानक थी। इशिता ने सख्त घूंट लिया, घूम गई और दरवाजे की ओर दौड़ी, हैंडल पकड़ा और उसे खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन वह बंद था, और वह ऐसे चीखने लगी जैसे कोई राक्षस उसका पीछा कर रहा हो। ईशान वहीं खड़ा रहा, अपने कोट की जेबों में हाथ डाले, अपने तोते को घूर रहा था, जो पागलों की तरह दरवाजे के हैंडल को खींच रही थी। जब वह दरवाजे से संघर्ष कर रही थी तो वह वास्तव में प्यारी लग रही थी। हैंडल को झटके से खींचने पर उसकी हैरान अभिव्यक्ति ने उसे सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। शांत हो जाओ और हैंडल मोड़ो, प्रिय तोते, उसकी आश्वासन देने वाली गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। इशिता का दिमाग कमजोर महसूस हुआ और उसे लगभग कानों में चरमसुख ऑर्गेज़म हो गया। सख्त घूंट लेते हुए उसने वही किया जो उसने कहा, हैंडल मोड़ा और दरवाज़ा धकेलकर खोल दिया। ओह, उसने विस्मय किया, एक चट्टान जितनी बेवकूफ़ महसूस कर रही थी, फिर वापस उसे देखने के लिए मुड़ी, उसे एक नर्म अभिव्यक्ति के साथ उसे घूरते हुए देखा। वह तुरंत शर्मा गई और कमरे से बाहर भाग गई, दरवाजे को जोर से पीछे बंद कर दिया और एक गहरी सांस छोड़ी। सांस लो, इशिता, उसने खुद से बड़बड़ाया। इस बीच ईशान, जो कमरे में था, एक गहरी हंसी छोड़ी और अपनी 9 पूंछों वाली लोमड़ी को घूरा, जो उसे भी घूर रही थी। हमेशा की तरह भोली, लेकिन यह अभी भी मुझे असामान्य महसूस कराती है, उसने स्नोफ्लेक से गहरी आह भरी। बेशक वह कराती है, एक स्त्री आवाज़ कमरे में खिलखिलाई और ईशान भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें उनके चांदी के सरीसृप रूप में बदल गईं। मुझसे स्वागत की उम्मीद मत करना, वह गरजा। मैं तुमसे मेरा स्वागत करने की उम्मीद नहीं करती, मेरे बेटे, लेकिन मैं तुमसे मुझे माफ़ करने की उम्मीद करती हूँ। वह इंसान अब जीवित नहीं है, मेरे उसके शरीर से बाहर निकलने के बाद उसने मुझसे अपना जीवन समाप्त करने की भीख मांगी। उसने आखिरकार फैसला किया कि वह प्रवीण से शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी। आवाज़ हंसी।
ईशान ने अपनी जीभ से आवाज़ निकाली, बिस्तर पर बैठ गया और 9 पूंछों वाली लोमड़ी को अपनी गोद में उठा लिया। क्या तुम्हें लगता है कि अग्नि जादूगर भी यही पसंद करती है? उसने स्नोफ्लेक के चमकते सफ़ेद फर को सहलाते हुए पूछा। तुम्हारे लिए इस बात की चिंता करना असामान्य है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। आवाज़ के खिलखिलाने पर ईशान ने अपनी आंखें घुमाईं। बस करो, तुमने उसका चेहरा देखा है ना? हवेली में वापस जाओ, तुम अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रही हो, ईशान ने आधा चिल्लाया। इतना परेशान मत हो, मैं जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा वास्तव में मेरी परवाह करता है, आवाज़ ने खुशी से कहा, और ईशान ने एक दर्दनाक मुस्कान ज़बरदस्ती दी। बेशक मैं करता हूँ, तुम मेरी माँ हो, उसने बड़बड़ाया और गहरी आह भरी, अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरा। अब वापस जाओ, उसने दबी हुई आवाज़ में जारी रखा। बहुत अच्छा, उसका ध्यान रखना मेरे बेटे, ईशान ने गुनगुनाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इशिता सिंहासन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंची। गार्ड और दासियों ने उसके पास से गुजरते ही अपने सिर झुकाए। उसने सोचा कि महल में इतनी हलचल क्यों थी। जब वह सिंहासन कक्ष में दाखिल हुई तो मीरा एक दासी को घूर रही थी जो जमीन पर खून के एक छोटे से कुंड को साफ कर रही थी। जल्दी करो, मीरा ने दासी पर चिल्लाया और अपना ध्यान इशिता की ओर मोड़ दिया, जो चारों ओर देख रही थी। नमस्ते मेरी रानी, आप ठीक और स्वस्थ लग रही हैं, उसने व्यंग्य से कहा। यहाँ क्या हुआ? इशिता ने पूछा, उसकी निगाहें जमीन से खून पोंछ रही दासी पर टिकी थीं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईशान, इशिता ने बड़बड़ाया। ओह मेरे, तुम उसे पहले से ही इतना अच्छे से जानती हो, मीरा ने व्यंग्य से विस्मय किया। इशिता ने भौहें चढ़ाईं, मीरा पर भड़कने की कोशिश न करते हुए, जो किसी अज्ञात कारण से उसका मजाक उड़ा रही थी। तुम्हारा दिन अच्छा हो, इशिता ने उससे कहा और घूम गई। तुम कैसा महसूस करती हो? तुम्हारे तथाकथित पिता ने तुम्हें चाकू मारा, इशिता रुक गई जब उसने अप्रत्याशित रूप से कहा। ये तुम्हारी चिंता नहीं है, मीरा, तुम परवाह नहीं करती, और मुझे चिढ़ाना मुझे केवल नाराज करेगा, इशिता ने अपने दांतों के बीच से बात की। मीरा जोर से हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? इशिता उसकी ओर घूमी और पूछा, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? और हाँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, उसकी आंखें आग जैसी लाल हो गईं। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक ज़बरदस्त मुस्कान दी। मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपनी बहन के दुख से प्रभावित हूँ, जो अभी भी कालकोठरी में है, उसने शांत तरीके से कहा। इशिता ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे परवाह नहीं है, अगर ईशान उसकी जान बचाना चाहता है तो वह बचाएगा, उसने बात की। मीरा ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है? उसने पूछा, फिर एक गहरी गुर्राहट के साथ जारी रखा। मेरी चेतावनी सुनो, वह अंत में तुम्हारे अग्निकोर के लिए तुम्हें मार डालेगा। मीरा का इशिता पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, लेकिन वह निराश थी क्योंकि उसने मीरा के शांत, समझदार और कृतज्ञ की तरह व्यवस्थित होने की उम्मीद की थी। तुम जानती हो? इशिता ने आश्चर्यचकित न होते हुए पूछा। मैं तुम्हारी जितनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मीरा ने इशिता पर चिल्लाया। तुम अग्नि जादूगरनी से नफरत करती हो और जल्दी मरना चाहती हो, आशु ने हंसते हुए सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। इशिता ने उस पर भौहें चढ़ाईं। वह काफी आकर्षक था और एक अंधेरा, धमकी भरा आभा बिखेरता था। ईशान का तोता, उससे दूर रहो, आशु ने मुस्कुराते हुए इशिता से कहा। इशिता ने जवाब दिए बिना सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गई, और आशु ने मीरा को हत्यारी निगाहों से घूरा, जिसने की और अपनी बाहों को अपनी छाती पर पार किया। ईशान के प्रति अति सुरक्षात्मक होने से तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वह उसकी पत्नी है, तुम नहीं, आशु ने यह ऐसे कहा जैसे उसे याद दिला रहा हो, फिर घूम गया और कमरे से बाहर चला गया। मीरा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं जानती हूँ,